हेलो एवरीवन। एग्जाम और में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए आज से हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके पहले महासचिव थे। पूछा जाता है कि पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन इंपॉर्टेंट है ये। यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें यह प्रश्न आया था कि कांग्रेस के बारे में यह किसने कहा था कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां पे? तो बंबई में इसकी स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहां स्थापित हो गया? तो लाहौर में स्थापित हो गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कब? 1877 में। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन और गोरक्षा आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है। आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। जो आर्य समाज था यह स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था। और इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत भारतीयों के लिए है, यह जो आर्य समाज का मानना था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकारा था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। कब आया था ये? 1878 में। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लाया था। लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय था। ठीक है। और इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय भाषा, मूल भाषा, देशज भाषा के समाचार पत्रों से सुरक्षा राशि जमा करने और उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की अनुमति दी यदि उन्होंने राज्य या राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित किया हो। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रेस पर जो है प्रतिबंध था और हालांकि ये सभी नियम जो है अंग्रेजी भाषा प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये आपका था कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि अगर कोई भी समाचार पत्र राज्य के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करता हो तो जो है उसका प्रिंटिंग प्रेस जब्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ क्षेत्रीय भाषा पे थी। ठीक है, जो यानी भारतीय जो आपका जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर था, अंग्रेजी भाषा के प्रिंटिंग पर यह लागू नहीं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। लाया कौन था? तो इसे लिटन लाया था और समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने इसे समाप्त किया था। कब किया था? तो 1882 में इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में यह पेश किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में यह आया था। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इस बिल में क्या था कि जो है वरिष्ठ जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति की इसमें मांग की गई थी। पहले क्या था? पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। पहले क्या था? जो यूरोपीय अपराधी थे इनकी सुनवाई कौन करता था? तो पहले सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। और इल्बर्ट बिल में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो है कि जो भारतीय न्यायाधीश भी अब यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल को यूरोपीय और ब्रिटिश लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसे एक अपमान के रूप में देखा, क्योंकि इसने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के बराबर रखा गया था इसमें। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो है आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे ब्रिटेन में और भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध के कारण वापस ले लिया गया। ठीक है, इसी के कारण इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896 में पहली बार गाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब गाया गया था? 1896 में। और यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। अगर पूछा जाए इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला एम सयानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला एम सयानी। वंदे मातरम गीत की बात करें तो इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। इंपॉर्टेंट है,
बीपीएससी टीआरई 2 के हिस्ट्री में पूछा गया था पिछली बार ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आनंद मठ इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और आनंद मठ पूछा जाता है किस विद्रोह पर आधारित है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। किसे? वंदे मातरम को। अगर पूछा जाए संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बीपीएससी टीआरई 2 में यह प्रश्न बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, भारत सेवक समाज को ही द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। और इसका गठन पूरे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को भारत की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और केवल संवैधानिक तरीके से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक विरोधी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ये आपका जो है उदारवादी थे। ठीक है, और बाल गंगाधर क्या थे? तो ये आपका ये उग्रवादी थे। ठीक है, इसलिए क्या थे? राजनीतिक विरोधी थे एक दूसरे के। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? पहला है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बिल्कुल आपका ये सत्य है। दूसरा है धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण हो गया था उस समय तक, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी कारण था एक। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी आपका कारण था उग्रवाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सारे डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 अक्टूबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था 1903 में। ठीक है, उसके बाद 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया था। ठीक है, उसके बाद 20 जुलाई को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। इसलिए कहीं कहीं आपको जो 19 भी मिलता है, कहीं कहीं आपको 20 भी मिलता है। ठीक है, और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ था, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। और ये जो बंगाल विभाजन था यह कब लागू होने वाला था? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को यह क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ठीक है, ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर को राखी दिवस, कौन सा दिवस मनाया गया? तो राखी दिवस मनाया गया। किसके सुझाव पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था। एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने
एक दूसरे के हाथ पर कलाई बांधी थी, यानी राखी मनाया था। 16 अक्टूबर, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न, बीपीएससी तैयारी 2 में शायद पूछा था ये प्रश्न। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपका शोक दिवस मनाया गया था। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था, और शोक दिवस मनाया गया था किसके सुझाव पर? तो राजेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो था, बंगाल विभाजन, वह प्रभावी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का कारण, बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था? कि प्रशासनिक कारण बताया था, कि बहुत बड़ा है, इस वजह से जो है शासन करने में दिक्कत हो रही है, यानी प्रशासनिक कारण बताया था अंग्रेजों ने। लेकिन वास्तविक कारण इसका क्या था? तो वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। देखिए, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका पूर्वी बंगाल, दूसरा आपका क्या? पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था उसमें आपका पूर्वी बंगाल और असम को शामिल किया गया, और ये क्या था? जो पूर्वी बंगाल, ये जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यानी इसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? तो ढाका को इसकी राजधानी बनाई गई। ठीक है, और जो आपका पश्चिमी बंगाल था, इसमें आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र शामिल थे, और इसमें क्या था? आपका हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। ठीक है, ये क्या थे? इसमें आपके इसमें हिंदू लोग ज्यादा शामिल थे, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? तो इसकी राजधानी जो है कोलकाता को बनाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बंगाल विभाजन को जो है रद्द कब किया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था? बीपीएससी टीआरई 2 में यह प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हो गई, और इसी के विरोध में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन चला। कब? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कहां से? आपका कोलकाता टाउन हॉल में इसका प्रस्ताव पारित हुआ, और अध्यक्ष कौन थे? तो मनिन चंद्र नंदी, कासिम बाजार के क्या थे? ये महाराजा थे। आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला लिखा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जो बांग्लादेश का क्या है वर्तमान में? राष्ट्रगान भी है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश का कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला। भारत का कौन सा है? तो आपका जनगण मन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो आपका महात्मा गांधी जी थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो सीआर दास ने प्रस्तावित किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन क्या था? एक जन आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी इसमें शामिल थी। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड एक कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर हुआ था। गोरखपुर में कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा,
ठीक है। और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, कब? 12 फरवरी 1922 को। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से मैंने सारे पॉइंट को इसमें लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए 4 पॉइंट होता है इसमें। कब स्थापना कब हुई थी? 1934 में। कहां पे? तो पटना में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और जो है सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, ठीक है। अला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? अब की बार ये पूछा गया था, प्रश्न था टीआरई 3 में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। देखिए अगर पूछा जाए घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा आपका जो है इसकी घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। यह कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था, जो उस समय अस्तित्व में रहने वाला भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है। मार्च 1936 में भारत सरकार की घोषणा के बाद 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1912 में। और फिर पुनः जो है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था उड़ीसा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह हम सारे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका अभी मैंने बताया था दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद अपने आंदोलन के जो असहयोग आंदोलन था उसके क्या थे? प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी विद्यानंद का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1 या 2 में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। चंपारण सत्याग्रह में से संबंधित कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में यह हुआ था, ठीक है। देखिए चंपारण की बात करें तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर बिहार के चंपारण और अन्य क्षेत्रों के किसान 3 कठिया प्रणाली के तहत नील का विकास कर रहे हैं, नील की खेती कर रहे थे। किस प्रणाली के तहत? 3 कठिया प्रणाली के तहत। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसान अपने मकान मालिक नहीं, यहाँ पे जमीन मालिक होगा, के लिए नील
के लिए नील के साथ उसकी जमीन के 20 में से 3 हिस्से लगाने के लिए बाध्य थे, यानी 20/3। इसको क्या कहा जाता? 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और इसी के विरोध में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पूछा था किसके बुलावे पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर जो है महात्मा गांधी चंपारण गए थे। चंपारण सत्याग्रह में आपके ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण आदि गांधी जी के सहयोगी थे। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कब कहा था? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1908 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खुदीराम बोस और युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार गए थे। किसकी हत्या करने के लिए? तो आपका किंग्स फोर्ट की हत्या करने के लिए। दोनों 30 अप्रैल 1908 की शाम को यूरोपीय क्लब के गेट के सामने किंग्स फोर्ट की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब एक गाड़ी गेट से बाहर निकली तो उन्होंने बम फेंके और गाड़ी को उड़ा दिया। दुर्भाग्य से वाहन में किंग्स फोर्ट नहीं था। ध्यान रखिएगा, किंग्स फोर्ट नहीं मारा गया था। और इसके बजाय 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाएं, श्रीमती और मिस कैनेडी, जो बैरिस्टर प्रिंस कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, इनकी मौत हो गई। ठीक है, किंग्स फोर्ट नहीं मारा और इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर ये दोनों भाग गए। प्रफुल्ल ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर आत्महत्या कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने आत्महत्या की थी? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। बाद में खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दी गई थी। अब की बार ये पूछा गया प्रश्न था, टीआरई 3 में पूछा गया था, शायद हिस्ट्री या जीके में ही पूछा था कि खुदीराम किसको जो है फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा था किसको फांसी दिया गया था, तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। अगर पूछा जाए फांसी कब दी गई थी इन्हें, तो इन्हें जो है 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दी गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया था, 1 में भी पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले वार्ता हुई और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस राजनीतिक समझौते को लोकप्रिय रूप से गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए और लॉर्ड इरविन ने भारत के ब्रिटिश वायसराय के रूप में समझौते को स्वीकार किया। ये ध्यान रखिएगा, इरविन की बात करें तो 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था। ठीक है, इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गांधी इरविन समझौते में क्या प्रावधान था? तो जो है गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी, इसमें क्या शामिल था कि गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भाग लेगा। और क्या था इसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति था। कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेशों को निरस्त करना, यह भी प्रावधान था। हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर व्यक्तियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कहा गया था। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों की रिहाई, और क्या था इसमें? तो नमक कर को हटाना। ये सब जो है गांधी इरविन समझौते के प्रावधान थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। ठीक। नेक्स्ट है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये तो अब की बार ही पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पटना कॉलेज 1863 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में। कुछ लोग जो है 1917 लगा के आए थे इसमें, इनमें से कोई नहीं लगा के आए थे। कुछ लोग पटना विश्वविद्यालय और कॉलेज में कंफ्यूज हो गए थे। तो कॉलेज की स्थापना 1863 में, विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना विमेंस कॉलेज, ये पिछली बार पूछा गया था, शायद टीआरई 1 या 2 में पूछा गया था कि पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। 2 में पूछा गया था शायद ये। तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। तो चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? अब की बार ही पूछा गया था आपका बीपीएससी टीआरई 3 में। वंदे मातरम समाचार पत्र यहाँ पे पूछ रहा है, वंदे मातरम नहीं पूछ रहा, जो गीत है ये समाचार पत्र की बात कर रही है। ठीक है, कर रहा प्रश्न। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। जो समाचार पत्र इसके संपादक अरविंद घोष थे, और जो गीत था उसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये भी अब की बार पूछा गया था टीआरई 3 में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 दिसंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर 1932। पहले इस संगठन का नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिससे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। पहले नाम क्या था इसका? तो अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उद्योगपति घनश्याम बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला पहले अध्यक्ष थे। और पहले सचिव कौन थे? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर क्या थे इसके पहले सचिव थे। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किया है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। ठीक है, इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न मैंने शामिल किया है। इसमें करंट अफेयर के भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ये भी आपकी बात टीआरई 3 में पूछा गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 को की गई थी। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन कब हुआ था? तो ये आपका अक्टूबर 1943 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका भारत कब आया था? तो ये आपका आया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। तो इसी की असफलता, जब यही असफल हो गया, इसी के बाद तो आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? क्रिप्स मिशन का आगमन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1942 में यह आया था। ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यानी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? कई बार बताए हैं उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा। ट्रोपो देखिए आपका ये मंडल है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, समताप को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसो और आयन मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है। और उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिटेल हम देखते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे क्या है? निचली परत है और सबसे महत्वपूर्ण परत है ये। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई ध्यान रखिएगा 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई है ये 13 किलोमीटर है। ठीक है, हम इसी मंडल में विद्यमान वायु में सांस लेते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं, यानी वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार भी जो है इससे प्रश्न बना था। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। इसका जो है औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए हवाई जहाज
उड़ने की दृष्टि से यह एक क्या है, आदर्श परत है। यह प्रश्न आपकी पूछा गया था टीआरई 3 में कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं कहाँ पे उड़ते हैं, वायुयान जो होते हैं ये आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। इसमें आपका ओजोन परत पाई जाती है जो आपका सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारा जो है रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है, अगर बात करें ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम बात करें, अगला है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल इसकी जो है ऊंचाई कितनी है तो 50 से जो है 80 किलोमीटर, और ये सबसे ठंडा मंडल है। और इसमें जो आपका जो उल्का पिंड आते हैं वो जो है इसी में आकर क्या होते हैं, जल जाते हैं। अगला आपका वायुमंडल, इसमें जो है इसकी ऊंचाई कितनी है तो 80 से 400 किलोमीटर। इसमें आपका जो आयन मंडल इसी का भाग है, और रेडियो संचार के लिए यह उपयोग होता है आपका आयन मंडल, क्योंकि पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती। इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल किसके लिए तो आपका उपग्रह वगैरह के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपका बहिर्मंडल है, सबसे ऊपरी परत है, और ये वायु की पतली परत है यहाँ, और इसमें आपका हल्की गैस जैसे आपका हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। जैविक घटक यहाँ पे पूछा है, तो जैविक घटक में आपका सजीव जो चीजें होती हैं आपका इसमें आती हैं, तो यानी हो जाएगा ऑप्शन डी वनस्पति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं घटक, एक होता है आपका अजैविक घटक, दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। एनसीईआरटी में सब पढ़ा चुका हूं मैं। देखिए दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी का भी सीरीज शुरू किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख सकते हैं चैनल पे, जिसमें आपका मैंने 6 का साइंस करा रखा है और 7th और 8 का पॉलिटी करा रखा है। ठीक है, इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को भी करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं इसके बारे में। पारितंत्र के घटक आपका अजैविक घटक है और जैविक घटक है। देखिए अजैविक में आपका भौतिक कारक आता है, अकार्बनिक आता है और कार्बनिक पदार्थ आता है। आपकी बार ये पूछा गया प्रश्न है, आप देखेंगे किसमें, पीआरटी में पूछा गया है। भौतिक कारक में आपका तापमान आता है, आर्द्रता आता है, प्रकाश आता है, वो वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक में आपका जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये क्या है, अजैविक घटक है। जैविक की बात करें, तीनों का ध्यान रखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी हरे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव किसमें आते हैं तो जैविक घटक में आते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। इटाई इटाई रोग ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 1 में किसी 2 में शायद यह पूछा गया था। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है तो आपका कैडमियम के वजह से होता है, ये आपका जल प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं सारा, कैडमियम की वजह से कौन सा रोग, इटाई इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की वजह से आपका ब्लैक फुट डिजीज होता है, रोग होता है। पारा की वजह से आपका मीना माता रोग होता है, मिनी माता। नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका शायद टीआरई 2 में भी ये पूछा गया था। नाइट्रेट से कौन सा तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिससे आप लोग किस नाम से जानते हैं तो यही पूछा था, मेथेमोग्लोबिनेमिया के नाम से जानते हैं। यही पूछा था कि मेथोमोग्लोबिनेमिया किसकी वजह से होता है तो नाइट्रेट की वजह से होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। यह टीआरई 2 में पूछा गया था, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या है, तो यह आपका हो जाएगा मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपका जैव विविधता का नुकसान होता है, मिट्टी का क्षरण होता है और जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, वनों की कटाई से। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को किससे बचाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है तो वृक्ष लगाकर, यानी वनोरोपण करके। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन लगाकर। नेक्स्ट है भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। पूछा गया है प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ये सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कई बार बताया हूं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट 4 है, कौन कौन से, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल,
भारत बर्मा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल और सुंदर क्षेत्र जैव विविधता स्थल। ये क्या है आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 4, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, ईबीएस में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो आपका परमाणु ऊर्जा भी है, भूतापी भी है और बायोगैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। गैर परंपरागत यानी जो बहुत पहले से उपयोग में ना ला रहा है, अभी जो है वर्तमान में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? यानी जो परंपरा से चला आ रहा है, तो आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत हो गया। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कौन आता है? तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। बायोगैस भी ध्यान रखिएगा, ये आपका गैर परंपरागत है, यानी इसे ही आप लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या घट जाएगी यदि। अब की बार ये पूछा गया था, मानव भूगोल से प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। करा जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो क्या होगा? कब घटेगी जनसंख्या? जब जन्म दर कम हो। जब क्या होगा? जन्म कम हो रहा और मृत्यु दर अधिक है, यानी लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो क्या होगा? जनसंख्या अपने आप घट जाएगी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है? किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है? आपकी बार ये पूछा गया था टीआरई 3 में। तो पीलिया रोग जो है किसकी वजह से होता है? तो जल की वजह से होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, पीलिया दूषित जल से फैल सकता है। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारणतः लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस की वजह से होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जल से तो होता ही है, लेकिन किसकी वजह से? तो वायरस की वजह से यह होता है। यह रक्त और रक्त के ऊतकों में बिलिरुबिन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह रक्त और रक्त के ऊतकों में बिलिरुबिन जमा होने के कारण होता है ये। ठीक है, बिलिरुबिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आपका आरबीसी के विघटन पर उत्पन्न होता है। यह रक्त प्रभाव के माध्यम से यकृत में स्थानांतरित हो जाता है और पाचन द्रव पित्त के साथ जुड़ जाता है। इस रोग के कारण त्वचा, आंख और अन्य श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला पड़ जाता है। कभी कभी शरीर का तरल पदार्थ भी पीले रंग में बदल जाता है। तो ये किसके लक्षण है? तो पीलिया रोग के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है चींटी के डंक और नेटल के डंक। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मेथेनोइक। देखिए, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू, संतरे और खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक और नेटल के डंक पाया जाता है। इसे ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल कहा जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आपका ऊष्मा निकलती हो वो कौन सा होता है? आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जैसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी देखिए अभिक्रिया माना जाता है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सभी को पता होगा कि जो ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? तो श्वसन के माध्यम से होती है। और कैसी अभिक्रिया है ये? तो ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। अच्छा, ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, यानी ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें पौधे सूर्य से उज्जवल ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण कैसी ऊर्जा हुई, कैसी अभिक्रिया हुई? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। ठीक है,
नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना, एनसीईआरटी वाले सीरीज में मैंने इसको करा रखा है। दूध से दही बनना अक्सर एग्जाम पूछा आता है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ नए रसायनों का निर्माण किया जाएगा। रासायनिक परिवर्तनों को बुनियादी भौतिक तकनीकों द्वारा उल्टा नहीं, यानी ये कैसी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका जो है कैसे परिवर्तन होता है, तो अन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दूध से एक बार दही बन गया, तो दही से हम पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे अन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। इसमें पदार्थ का आणविक सूत्र बदल जाता है, सामग्री के बंधन बदल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन की स्थिति में नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपका नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं और सामग्री या पदार्थ का वजन भी बदल सकता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं इसमें, जैसे लोहे में जंग लगना, ऐसे एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछता है। एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कौन सा आपका रासायनिक है, कौन सा भौतिक है। तो लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, फलों का पकना, फल पक जाएगा, दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते, वही है। भोजन का पाचन, पटाखे फोड़ना, मोमबत्ती का जलना। देखिए, मोमबत्ती का जलना तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पे अगर होता मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, तो ये कैसा परिवर्तन हो जाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है पिघल सकता है तो बाद में फिर ये जम जाता है, फिर इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये भौतिक, इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर जल गया तो हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जलना आपका रासायनिक है। भोजन का पकना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इंपॉर्टेंट है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आकाश का रंग नीला वातावरण में धूल और जल वाष्प के कण के कारण है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल के छोटे कणों से टकराकर बिखर जाती हैं और छोटे कण सूरज की उन किरणों में से नीले को परावर्तित कर देती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब है कि जो है प्रकाश का फैल जाना। ठीक है, प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि नीले रंग का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य आपका कम होता है, और इसी वजह से आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो ये आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सारे प्रश्न की व्याख्या जरूर देखिएगा, व्याख्या से जो है आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। देखिए, मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। एक तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो है मानव में कहाँ पे छवि बनती है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मानव आंख की लेंस प्रणाली एक प्रकाशीय संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है, जिसे रेटिना कहा जाता है। कॉर्निया नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रश्न है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानव में जो है कौन सा लेंस होता है आंख में? तो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये तो कई बार पूछा गया, टीआरई 1 में भी पूछा गया, टीआरई 2 में भी पूछा गया था। ये स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अच्छा, जो ये विभाजन हो जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचलित होता है? तो आपका बैगनी यानी वायलेट रंग जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका विचलित होता है। सबसे कम पूछा जाए तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। देखिए, कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है,
बैगनी का जो होता है आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का जो है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक। और ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा जो है बैगनी की जो है सबसे ज्यादा होती है। ऊर्जा भी आपका बैगनी की सबसे ज्यादा होती है। और ये क्या बात करते हैं, सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? तो लाल की सबसे कम ऊर्जा होती है। क्या क्या हम ध्यान रखेंगे? तरंग दैर्ध्य ध्यान रखिएगा। सबसे कम किसकी होती है तरंग दैर्ध्य? लाल बैगनी की। और सबसे ज्यादा तो लाल की। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में आपका बैगनी की सबसे ज्यादा ऊर्जा, लाल की सबसे कम ऊर्जा होती है। ठीक है। और बैगनी जो है सबसे कम विचलित होती है, सबसे ज्यादा विचलित होती है, और सबसे कम तो आपका रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई लोग होते हैं किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये तो खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। खेजड़ी वृक्ष ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। खेजड़ी के सभी भाग उपयोग होने के कारण इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का राजा और वंडर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास का प्रतीक है। खिजड़ी में जल संरक्षण और भूक्षरण रोग क्षमता होती है। ठीक है। भूक्षरण रोधक क्षमता होती है इसमें। ठीक। नेक्स्ट है, NaCl प्लस AgNO3 मिलकर क्या बना रहे हैं? तो आपका AgCl प्लस NaNO3। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आपका नाइट्रेट। अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं ये? तो आपका AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो करा उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। बीपीएससी टीआरई 1 या और 2 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, ध्यान रखिएगा, जिसमें दो यौगिक, जैसे आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आयनों के आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके नए यौगिक बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया, एक ये मिलकर क्या बना रहा है? आपका AgCl बना रहा, और क्या बन रहा है? NaNO3 बन रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो द्विविस्थापन, यानी दोनों का विस्थापन हुआ है, तो इसलिए आपका द्विविस्थापन हुआ। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में स्थापित करती है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो गया CuSO4 प्लस Fe, इसका विस्थापन हो गया आपका, देखिए FeSO4 और यहाँ पे Cu बना, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनी अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं। ये अब की बार पूछा गया था प्रश्न, ध्यान रखिएगा टीआरई 3 में। तो आप जैसे आपका HCl और NaOH, ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? तो ये आपका जो है लवण बना रहे हैं, यानी NaCl बना रहे हैं, और ये जल बना रहे हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? तो ये आपका उदासीनी अभिक्रिया हो गई। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर यानी जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपका 2H2 हो गया और O2 हो गया, बिल्कुल क्या बना रहे हैं? 2H2O बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राइबोसोम कोश का द्रव में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं होती हैं। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्यस्थल है, और जो है इसे क्या कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं, यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसे। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका 80S और दूसरा होता है 70S। 80S आपका यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, और 70S जो आपका होता है ये प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंग जो है आपका ये अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बीपीएससी टीआरई 2 में या 1 में पूछा गया था प्रश्न, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह आपका प्रकाश संश्लेषण जिसे आप लोग कहते हैं। पादपों में पड़ हरित होता है, बिल्कुल सही है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसी की वजह से होता है, ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पॉइंट आप गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, किसमें नहीं होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से कौन सा लेता है? तो आपका केचुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। केचुआ आपका त्वचा से लेता है। यही मेढक की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एक से अधिक होना चाहिए था। त्वचा से भी लेता है ये, और किससे लेता है? फेफड़े से भी लेता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्वचा से, क्योंकि मेढक भी लेता है। नेक्स्ट है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा आपका पित्त रस और अग्नासी रस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अंगों द्वारा स्रावित पित्त रस अग्नासी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से इसका स्राव होता है, और इसमें क्या होता है? एंजाइम नहीं होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्राव यकृत से होता है, और इसमें क्या होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त रस का काम क्या होता है? तो ये जो भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता प्रदान करता है, बस इसका इतना काम होता है। यानी ये क्या करता है? वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं? वसा का अमलशीकरण कहते हैं। वसा का अमलशीकरण कहा जाता है। कौन करता है? तो पित्त रस करता है इसे। अग्नारस जो अग्नाशयी रस होता है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। ये जो आपका पित्त रस होता है इसमें एंजाइम नहीं होता है, अग्नाशी रस में होता है। इसमें कौन से? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशी लाइपेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे इसमें एंजाइम होते हैं। लाइपेज जो होता है वसा का पाचक एंजाइम है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो लाइपेज जो है क्या है? ये वसा का पाचक एंजाइम है, ठीक। नेक्स्ट है इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक विटामिन है? तो विटामिन के है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। आप लोग जो है इसका रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कई बार बताया हूं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपकी बार पूछा गया था टीआरई 3 में, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। कमरे की ताप पर द्रव की स्थिति में कौन सा रहता धातु? तो आपका पारा। ये भी आपकी बार पूछा गया टीआरई 3 में, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर अधातु पूछे तो अधातु कौन पूछे आपका? तो आपका ब्रोमीन होगा। द्रव की स्थिति में अधातु पूछे तो ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा तो इसलिए पारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि डैश तरंग है। ध्वनि कैसे तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। टीआरई 2 में पूछा गया था 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो हर्ट्ज, ये ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई होती है। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड कहते हैं, यानी अपश्रव्य कहते हैं, इसे हम सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में ध्वनि को सुन सकता है, जिसे क्या कहते हैं? श्रव्य सीमा के रूप से जाना जाता है, यानी श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 से 20,000 की जो ध्वनि होती है इसको हम लोग सुन सकते हैं। और जिसको इसके ऊपर होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक्स यानी पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो सोनार में इसका उपयोग किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक ध्वनियां हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन चमगादड़, कुत्ती, डॉल्फिन आदि जो है अल्ट्रासोनिक जो है ध्वनियां उत्पन्न कर सकती हैं और सुन भी सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट है
संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग, पेयजल से, संक्रमित पेयजल से कौन सा रोग? तो आपका हेपेटाइटिस, अभी पीछे हमने पढ़ा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को डैश कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। इसका स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के आइसोलेट की बीटा कोशिका के द्वारा जो है इसका स्राव होता है। और हार्मोन को शरीर के मुख्य उपचय हार्मोन के रूप में पहचाना जाता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यह क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से आपका डायबिटीज होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। नेक्स्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या पैदा कर सकता है? उर्वरक का ज्यादा उपयोग करते हैं तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो ये जल प्रदूषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? तो मात्रक है शक्ति का मात्रक होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे समय होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है, लाइकेन किनके सहजीवन से बनता है? लाइकेन क्या होता है? तो ये आपका सहजीवी होता है। ठीक है, सहजीवी होता है। किसका सहजीवी होता है? तो शैवाल और फफूंद का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, आपकी इससे प्रश्न बना था कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। ये प्रश्न आपका टीआरई 3 में बना था, लेकिन इसमें पूछा है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन आपका लगभग 20.96 यानी 21% पाई जाती है। तो उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 14 से 18 में आपका क्या है? समानता का अधिकार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं किस भाग में? भाग 3 में। आर्टिकल की बात करें 13 से 36 में इसका उल्लेख किया गया है, 12 से 36। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। जब ये शामिल हुआ था, यानी मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार इससे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया मूल अधिकार की सूची से। अब इसे किसमें शामिल किया गया है? तो ये आपका 300A में शामिल है, संपत्ति का अधिकार। ये क्या है? कानूनी अधिकार है। वर्तमान में आपके 6 हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 32 को, इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उपलब्ध है। आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52 में है, 352 में, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356 में है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी क्लास 6 में है, मैंने पढ़ाया भी है इसको एनसीईआरटी वाले सीरीज में। राज सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है तो अमर जीवन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए राज सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन लिखी थी इन्होंने, इनकी आत्मकथा है, प्रकाशित कब हुई थी? 1876 में। ये जो है आत्मकथा है इनकी। इसके अलावा यह एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका अमर जीवन है, यह जो है
यह एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। ठीक है, यह पुस्तक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करती है। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। अमर जीवन का अनुवाद आपका इनाची चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ इसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी वयस्कों को सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी वयस्कों को मतदान की अनुमति क्या कहलाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जात, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देती है। यानी जो सभी वयस्क नागरिक हैं उन्हें वोट देने की अनुमति। भारत में क्या है, तो 18 वर्ष के ऊपर जितने भी नागरिक हैं उन्हें क्या है, आपका मतदान देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। जूठन किसकी आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पॉलिटिक्स में है, क्लास 6 में। जूठन किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है, ये पॉइंट भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी, सभी कथन इसमें सत्य हैं। देखिए, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदार ना होकर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और सरकार का गठन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं, तो ये उसके बाद सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों का शासन। बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है अपने एग्जाम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, कौन आवश्यक नहीं है, तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार तो आवश्यक है, चुनाव निष्पक्ष हो ये भी आवश्यक है, न्यायपालिका पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की कुछ आवश्यक शर्तों की बात करें तो स्वतंत्रता है, समानता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और लोकप्रिय संप्रभुता, ये आपका लोकतंत्र की प्रमुख शर्तें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक तख्ता पलटकर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है, तो ये पाकिस्तान में मिलता है। एनसीईआरटी से उठाया मैंने प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी बार आपकी जो है पॉलिटी में 6 to 8 में कई सारे प्रश्न इस प्रकार के बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में है ये प्रश्न। मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था, तो तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन डी। देखिए, तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की थी। बाद में 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। मध्याह्न अगर भोजन की बात करें, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना डैश कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। ऑप्शन ए, अपक्षय। नेक्स्ट है, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है तो मैदानी भागों में किया था। पूछा गया प्रश्न है, चाप झील की बात करें हम तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, या इसे ही ऑक्सबो झील कहते हैं। देखिए, आपका ये मान लीजिए नदी ऐसे से जा रही है, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये कट जाता है। देखिए, ये आपका मार्ग परिवर्तन कर लेती है, यहाँ पे देखिए ऐसा हो गया, तो ये जो एरिया बनता है गोखुर झील, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील, क्योंकि गाय के खुर के समान होता है इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। इसे धनुषाकार झील भी कहा जाता है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, कांवर झील है। ये सबसे बड़ी क्या है, गोखुर झील है। बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय में है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए, बेगूसराय में यह झील है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। टीआरई 1 में पूछा था, टीआरई 3 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी,
बैरोमीटर आपका वायु दाब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर, इससे हम लोग क्या नापते हैं, ताप नापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है इसमें। पहला है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है आपतन या सूर्य ताप कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह समान रहती है? नहीं, पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं रहती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अलग होता है, दक्षिण गोलार्ध अलग होगा, पहाड़ों पर अलग, मैदानी भागों में अलग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आपका पहला सही है। ठीक है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्लास 7th में ये है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है। यह घने वन भूमध्य रेखा व उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, एक भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ मौसम का भी कभी शुष्क नहीं होता। इसमें यहाँ पे मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर जो है कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, आबनूस आदि पाए जाते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वे बस्ती जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, शिल्प और व्यापार जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे प्रश्न अब की बार पूछे थे तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे। इसे क्या कहते हैं, सेम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्लास 11 के एनसीईआरटी से लिया गया है, मानव भूगोल के प्रश्न है ये सब। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां भवन या बस्तियां विकसित होती हैं वह डैश कहलाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे बसाव स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किससे निरूपित करता है? सर टीआरई 1 या 2 में पूछा गया था ये, ठीक है, 1 में पूछा गया था आई थिंक। मलोका किससे निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को क्या कहते हैं, मल्लोका कहते हैं। कहाँ पे? तो ये आपका अमेजन नदी द्रोणी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्लोका कहा जाता है। एनसीईआरटी में यह दिया है और ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए। ठीक है, सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप लोग भले ही जो इधर उधर भटके, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, थ्योरी सहित। अला कोलकाता किस नदी तट पर अवस्थित है? ये पूछा गया प्रश्न है, अब की बार पूछा गया था ये। कोलकाता किस नदी पर है? तो आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सुएज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? तो सुएज नहर आपका 1869 में आम लोगों के लिए खोजा गया था। सुएज नहर की बात करें तो भारत, सॉरी, ये एशिया और अफ्रीका को क्या करता है, अलग करता है। और जोड़ता किसको है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। ठीक है, सुएज नहर किसको जोड़ता है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अक्षांशीय विस्तार आपका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपका अक्षांशीय है। ये आपका क्या है, देशांतरी विस्तार है। ये आपका मैप है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पूछा गया था कि पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है भारत की, तो 2933 किलोमीटर है। वो कितनी है, 1933 किलोमीटर। और इधर पूछा जाए तो आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, दीपा बेबर दहिया आदि किस कृषि के नाम है? इंपॉर्टेंट है। ये टीआरई 1 टीआरई 2 के कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। ये दीपा बेबर दहिया आदि किस कृषि के नाम है? तो हो जाएगा आपका कर्तन दहन प्रणाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट है, यानी झूम कृषि के नाम है ये। ठीक है, झूम कृषि के नाम है दीपा बेबर दहिया। यहाँ पे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट आप लोग रट लीजिए। ठीक है, देखिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में से क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में से पोडू कहा जाता है, डाबी कहा जाता है, कुमान कहा जाता है, या बरिंगा या विंगा कहा जाता है।
ये एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के प्रश्न है ये सारे। आंध्र प्रदेश में से पोडू या पेंडा कहा जाता है, पिछली बार पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। पोडू, ठीक है, पोडू भी आंध्र उड़ीसा में भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है, और पेंडा भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में से कुमारी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें वालरे या वाल्टेरे कहते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए एक मिनट, यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में से बेबर या दहिया कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान में से दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, और हिमालय में से, हिमालय क्षेत्र में से खेल कहा जाता है। झारखंड में से कुरवा कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हम विश्व में बात करते हैं, लद्दाख और लद्दाख कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है, पूछा गया है ये। मिल्पा बहुत बार पूछा गया है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको वगैरह में मिल्पा। कुनको वेनेजुएला में, रे वियतनाम में, रोका ब्राजील में, चेना श्रीलंका में, मोस्ले आपका मध्य अफ्रीका में, तमराई थाईलैंड में, कैगिन फिलीपींस, हुमा जावा और टुंग्या बर्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका यहाँ तक इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार ये पूछा है, मिलान करने के लिए भी आता है ये। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस जिले में धान का उत्पादन, यानी कि धान और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? रोहतास में। अब की बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिए, रोहतास में। नेक्स्ट है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए मानव भूगोल से प्रश्न है, और इससे आपकी बात, तो ये मानव भूगोल से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो मानव भूगोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको जो है इसका ये जो आपका मानव भूगोल के प्रश्न चाहिए अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नव निश्चयवाद क्या है, तो नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवादी तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच का एक मार्ग है। देखिए तीन आपके हैं, तीन प्रकार का होता है ये, आपका निश्चयवाद होता है, संभववाद और नव निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या होता है, इसके में आपका प्रकृति पर जोर दिया जाता है, यानी प्रकृति, इसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संभववाद में आपका विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नव निश्चयवाद में इन दोनों के बीच की कड़ी, यानी जो है आपका मध्यम मार्ग अपनाया जाता है इसमें। नव निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति के विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उससे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। ठीक है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिन टेलर थे। ये पॉइंट ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। निश्चयवाद में प्रकृति को हम लोग जो है ध्यान देते हैं, संभववाद में विज्ञान को जो है, और नव निश्चयवाद में जो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? कौन से जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं पूछ रहा है? तो आवास नहीं है, बाकी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास यानी प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन के तीन क्या है? प्रमुख घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब करंट अफेयर के प्रश्न है यहां से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इसे जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। इसमें भारत का स्थान आपका 93 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? देखिए यानी कि मनुष्य के दिमाग में चिप लगाया है न्यूरालिंक कंपनी, ये किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ये आपका क्या है? ब्रिज है, मोबाइल ब्रिज है। ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी, मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए जनवरी 2024 में जो है 5 नए रामसर साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आपका अंक समुद्र पंछी संरक्षण कर्नाटक में है, अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक में, मगदी केरे ये तीनों कहाँ? कर्नाटक में है, और कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड सोलर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। टोटल रामसर साइट कितने हो गए वर्तमान में? आप 80 हो गए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक आपका बीएचयू में स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। नेक्स्ट है किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक, तो किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? साइक्लोन ये आपका यूएई, भारत और यूएई के बीच। अगला है किस को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 15वें कौन है? किस राज्य में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस राज्य में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इसमें शीर्ष पे कौन है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री तो आपका जूडिथ सुमिनवा तुलका है। ऑप्शन बी। मियामी ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल, तो आपका जेनिक सिनर। ऑप्शन बी, पुरुष एकल है ये। अला किसको फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? फिक्की महिला संगठन, ये आपका जयश्री दास वर्मा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, एक की बार पूछा गया था टीयर 3 में, तो 28 मई 2023। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो आपका 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 2000 का नोट पे मंगलयान है, 100 के रुपए के नोट पर रानी की वाव है, 500 पे आपका लाल किला है, ये आपका 50 रुपए आपका ये आपका हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में है, ये आपका सांची का स्तूप है, ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है कोणार्क मंदिर है 10 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है, एक बार पूछा गया था, तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? विश्व आर्थिक मंच, इसके संस्थापक कौन थे? क्लास श्वाब। ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1871 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो कलुगनी स्विट्जरलैंड में है। और सीईओ कौन थे इसके? तो आपका क्लास एम श्वाब। अला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया गया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, ये लागू करने वाला कौन सा है? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? तो आपका उत्तराखंड में यह लागू हुआ है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है CAR टी सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी को लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो आपका कैंसर के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है आपका पीएम पोषण योजना। पूछा गया प्रश्न है, ये तैयारी 2 में पूछा गया था, पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 के 9, 10 में पूछा गया था, ये विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को। अला विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 100 प्रश्न थे। हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हम कई सारे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।